अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th नेशनल बुक फाउंडेशन की केमिस्ट्री की बुक का हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी कि आप उसके अंदर प्लेटिनम भी यूज़ कर सकते हैं और आप उसके अंदर ग्रेफाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप ऑफ सेल विच इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद हम इसका प्रिंसिपल लिखेंगे जो कि होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी इन दोनों में कन्वर्जन इस तरह की होती है। ये पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देता है और जो केमिकल एनर्जी है उसके अंदर उसको कन्वर्ट करवा देता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर आप उसके इलेक्ट्रोड्स बता देंगे कि दोनों इनर्ट हैं, दोनों ग्रेफाइट या प्लैटिनम से मिलकर बने हैं। उसके बाद हम बता देंगे कि इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है, एक पावर सोर्स लगी होती है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। उसके बाद आप बताएंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट यूज है दैट इज़ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब जो कॉपर सल्फेट है इसके डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन मैटर इससे नहीं करती, क्योंकि प्रोसेस दोनों में सेम होना है, रिएक्शन दोनों के सेम है। अलबत्ता इसका डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर रिएक्शन स्लो होते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर ज़रा रिएक्शन फास्टर होते हैं। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर वो रिएक्शंस ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं बनस्बत इसके के जो डाइल्यूट सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं। तो इसके अंदर आप डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड ना लिखें, बेहतर रहेगा। आप सिर्फ सोल्यूशन लिख दें। मैंने भी डाइल्यूट यहाँ पे गलती से लिख दिया शायद, यहाँ पे डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आप क्या लिखेंगे, CuSO4 गोज़ टू फॉर्म Cu+2 और SO4-2। कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज, SO4 के ऊपर -2 का चार्ज, दोनों एक्वस मीडियम में है तो दोनों की बेस में एक्वस आ जाएगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो इसके अंदर डबल एरोस यूज़ होंगे। इसके नीचे हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन है, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर वाटर भी मौजूद है कि जो वाटर होगा उसका भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा, पहले भी मैंने बताया था। तो अब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो H2O गोज़ टू फॉर्म H+ OH माइनस। ये भी एक्वस मीडियम के अंदर हैं तो इनकी बेस में भी एक्वस आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिएक्शन एट एनोड। अब जैसा कि हमें पता है कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और हमें ये भी पता है कि ऑपोजिट चार्जेस जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस अट्रैक्शन की वजह से जो एनोड है उसके ऊपर एनाइंस आ जाएंगे और एनाइंस के आने के बाद एनाइंस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब हमारे पास सोल्यूशन के अंदर दो अनाइंस हैं, SO4 का भी और OH- का, SO4-2 का भी और OH-1 का भी। अब इसके अंदर से कौन सा वाला पहले जाएगा वो डिपेंड करता है किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कौन ऑक्सीडाइज ज़्यादा जल्दी हो सकता है। OH को ऑक्सीडाइज कराना आसान होता है बनस्बत SO4 को ऑक्सीडाइज कराने के। कुछ बातों को आपने जहन में रखना है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से एनाइन एनोड की तरफ अट्रैक्टेड होता है। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एनोड के ऊपर एनाइंस आ जाते हैं और उनके बाद उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब ऑक्सीडेशन के लिए भी हमारे पास एक रूल है। हमारे पास जब दो एनाइंस आ गए तो हमारे पास दो ऐसे मॉलिक्यूल्स आ गए, हमारे पास या दो ऐसे पार्टिकल्स आ गए जिन्हें जाना है टू द सेम डेस्टिनेशन, लेकिन अब उनसे उनमें से पहले कौन सा पहुंचेगा और पहले किसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब पहले उसकी ऑक्सीडेशन होगी जिसकी ऑक्सीडेशन करनी आसान हो। अब हमेशा पेपर की तैयारी करते वक्त आसान चैप्टर पहले करते हैं बनस्बत इससे कि आप पहले ही मुश्किल खोल के बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि आपको पता है मुश्किल में टाइम लगना है, आपसे आसान वाला भी नहीं होना। इसलिए जिसकी ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाती है वो पहले ऑक्सीडाइज होता है, और हमें पता है कि जो OH है उसकी ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो जाती है बनस्बत SO4 के। तो OH जो है हमारे पास एनाइन एनोड पे चला जाएगा और चार OH मिलके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं और चार इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ये इक्वेशन याद रख लें, इस इक्वेशन को रट्टा मार लें, जो मर्जी कर लें, इस इक्वेशन को याद कर लें किसी ना किसी तरह। ये इक्वेशन हो गई, बाकी सब आपका आसान है, क्योंकि उसके अंदर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वो आपको सिंपल पता है कि किस आयन के ऊपर किस तरह का चार्ज होता है। वो आप इलेक्ट्रोलिसिस ब्रेकडाउन वगैरह कटिंग वगैरह आप लोग तो सब खुद कर लेंगे। सिर्फ ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर आपको याद करने की जरूरत पड़नी है, आप इसको याद कर लेंगे। 4OH- गोज़ टू फॉर्म O2+2H2O+4 इलेक्ट्रॉन्स। ये होगी हमारे पास। लेकिन आपने देखा कि नीचे 4 OH हैं और ऊपर वाले रिएक्शन जो में सिर्फ एक है, तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए हम ऊपर वाले OH के साथ 4 लगाएंगे और ऊपर वाले OH के साथ 4 मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिएक्शन एट कैथोड। अब कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा? कैथोड के ऊपर ऑब्वियसली कैटाइन जाता है। अब सोल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या कैटाइन है? Cu का, यानी कॉपर का कैटाइन है। अब कॉपर का कैटाइन आपके पास जब कैथोड पे जाएगा तो जब कैथोड पे डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे वो जाके गेन कर लेगा। अब सोल्यूशन के अंदर हमारे पास कैटाइन भी दो तरह के, एक H+ का कैटाइन है और एक कॉपर का कैटाइन है।
अब कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर के कैटायन की, कॉपर की नहीं, ये बात याद रखने, मेटल्स की रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा कम होती है, मेटेलिक कैटायंस की हाउएवर वेरी करती है। कॉपर के +2 के चार्ज के साथ जो आयन होता है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H+ कैटाइन, यानी कि एक प्रोटॉन से, क्योंकि H+ का जो कैटाइन है दैट इज अ सिंगल प्रोटॉन, एक प्रोटॉन से जो कॉपर के आयन की, कॉपर के कैटाइन की रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होती है। कॉपर के कैटायन की रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के कैटायन की रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा होती है। कॉपर के कैटायन की रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के कैटायन की रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा होती है। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी तो जिस चीज़ की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड पे पहले जाएगी, वो कैथोड पे पहले जाएगी तो उसकी रिडक्शन भी पहले हो जाएगी। कॉपर के कैटायन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव का है और कैथोड नेगेटिव होता है, तो कैटायन इसलिए कैथोड पे जाता है और कैथोड पे जाने के बाद उसकी रिडक्शन हो जाती है। रिडक्शन कैसे कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे थ्रू द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, इट विल गेट रिड्यूस। अब यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है वो असूलन ये बनती है कि Cu+2 इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम कॉपर सॉलिड, क्योंकि उसको +2 का चार्ज है, उस +2 को मैनेज करने के लिए, उस +2 को बैलेंस करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आप 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे लगा लें। अब कॉपर के कैटायन की जो एक सिंपल इक्वेशन है रिडक्शन की वो ये होती है कि Cu+2 चार्ज के साथ +2 इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम सॉलिड कॉपर, यानी W पॉजिटिवली चार्ज कॉपर कैटायन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कॉपर मेटल में। लेकिन हमारे पास पिछले रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि हमने इसको बाद में बैलेंस भी करना है। इस इक्वेशन के अंदर हम 4 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो एक कॉपर के कैटायन ने तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने नहीं, 2 ने करने हैं, तो दोनों तरफ कॉपर के साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ आप 4 लिख देंगे। इससे इक्वेशन बैलेंस भी रहेगी और और हमें कटिंग करने में भी आसानी रहेगी। नेक्स्ट आपके पास आता है ओवरऑल रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखने से पहले हमने पहले कर लेना है सब चीज़ों को बैलेंस करने से मुराद ये है कि आप फर्स्ट रिएक्शन पे जाएं जो कि हमारे पास थे इलेक्ट्रोलिसिस के। हमारे पास देखें कॉपर सल्फेट वाले रिएक्शन के अंदर कॉपर सल्फेट सिर्फ एक है, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आगे जाके हमारे पास 2 कॉपर के कैटायन इस्तेमाल हो, इसलिए हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसके बाद हमारे पास वाटर की थी, उसके अंदर भी आपने 4 मल्टीप्लाई कर दिया था, तो दैट इज 4H2O गोस टू फॉर्म 4H+ + 4OH-, ये भी बैलेंस हो गई। एनोड वाली भी 4OH- गोस फ्रॉम O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बैलेंस है। और उसके बाद आपके पास कैथोड वाली थी 2Cu+2 + 4 इलेक्ट्रॉन गोस फ्रॉम 2Cu सॉलिड, ये भी हमारे पास बैलेंस हो। तो अब लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर जो चीज़ें सेम हैं हम उन दोनों को कैंसिल कर देंगे। और जिस तरह हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट साइड के ऊपर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। उसी तरह हमारे पास 2 कॉपर के कैटायन राइट साइड पे हैं, 2 लेफ्ट साइड पे हैं, ये भी कैंसिल हो गए। चाहे हमारे पास OH राइट साइड पे हैं, चाहे हमारे पास OH लेफ्ट साइड पे हैं, ये भी कैंसिल हो गए। और लास्टली हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर 4H2 है और राइट साइड के ऊपर 2H2 है, तो हम राइट साइड वाले 2H2O को कैंसिल करेंगे और लेफ्ट साइड के ऊपर हम सिर्फ 2H2O लिख देंगे, क्योंकि 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 बच गया। अब हम लेफ्ट साइड के ऊपर क्या लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन के अंदर कि 2CuSO4 + 2H2O गोज टू फॉर्म एक ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बच गया था, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2, इलेक्ट्रॉन्स कोई भी नहीं बचे, एक हमारे पास सॉलिड कॉपर। इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अभी जो आपके पास 4 हाइड्रोजन के कैटाइन और 2 सल्फेट के एनाइन आए हैं, आप इनको एज इट इज बी सोल्यूशन में छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है ये तब तक अपनी सेपरेट स्टेट में रहेंगे, क्योंकि H2SO4 भी एक इलेक्ट्रोलाइट है और जब ये एक्वस मीडियम में होता है तो ये भी स्प्लिट रहता है, तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन नहीं होगा। जैसे ही आप हटाएंगे तो मे बी ये रिएक्शन कर जाएं, मे बी ये ना करें, ये उसका आपसे कोई लेना देना अभी नहीं। आप इन कैटायन को ऐसे भी छोड़ सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन के अंदर। तो ओवरऑल रिएक्शन मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपका ओवरऑल रिएक्शन सिर्फ इतना सा है कि 2CuSO4 + 2H2O गोस टू फॉर्म 2Cu + O2 + 4H+ + 2SO4-, दैट्स इट। ये था आपके पास आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ यूज किया गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक्टिव इलेक्ट्रोड इसके साथ यूज करें सेम इलेक्ट्रोलाइट के साथ तो क्या होगा। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। लेक्चर के हवाले से कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा और अपना फीडबैक भी साथ साथ जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।